तो आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मॉनेटरी एग्रीगेट्स। हम्म। अब ये नाम सुनते ही मतलब दिमाग में आता है कि जरूर कोई बहुत मुश्किल बोरिंग सा टॉपिक होगा। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। खासकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो M0, M1, M3, मनी मल्टीप्लायर ये सब किसी बुरे सपने जैसे होते हैं। सही बात है। हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं वो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से भरे हुए हैं। तो आज हमारा मिशन है कि इन भारी भरकम शब्दों को बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाए। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है। देखिए, मॉनेटरी एग्रीगेट्स को समझना एक तरह से किसी डॉक्टर का मरीज की नब्ज जांचने जैसा है। अच्छा, वो कैसे? ये अर्थव्यवस्था की सेहत बताते हैं। सिस्टम में पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, इसी से तय होता है कि महंगाई का क्या होगा, ब्याज दरें कहाँ जाएंगी, या फिर बिजनेस को लोन मिलेगा भी या नहीं। एग्जैक्टली। तो इन M0, M1 को समझना मतलब आरबीआई के दिमाग को पढ़ने जैसा है। आरबीआई का दिमाग पढ़ना, ये तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। M1, M2 पर सीधे जाने से पहले हमारे नोट्स में कुछ बुनियादी शब्दों का जिक्र है, जैसे करेंसी इन सर्कुलेशन। ये तो नाम से ही साफ है, वो पैसा जो सर्कुलेशन में है। लेकिन फिर एक और टर्म है, करेंसी विद द पब्लिक। इन दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब है देश में मौजूद सारे नोट और सिक्के, सब कुछ। मतलब जो मेरी जेब में है वो भी, और जो बैंक की तिजोरी में है वो भी। बिल्कुल, सब कुछ। पर सोचिए, जो पैसा बैंक की तिजोरी में बंद है, क्या वो बाजार में कोई सामान खरीद रहा है? नहीं, वो तो बस वहां पड़ा हुआ है। बस। तो करेंसी विद द पब्लिक का मतलब हुआ वो पैसा जो सच में लोगों के हाथ में है, उनकी जेब में है, जो असल में लेन देन के काम आ रहा है। अच्छा, मतलब इसमें से बैंकों वाला कैश निकाल दिया जाता है, ये एक्टिव पैसा है। एकदम सही पकड़े। और इसी से जुड़ी एक और जरूरी चीज है, बैंकर्स डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है। ये कैश रिजर्व रेशो CRR की वजह से होता है ना? हाँ, बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। पर क्यों? ये तो एक तरह से बैंकों का पैसा ब्लॉक हो गया। हाँ, ब्लॉक तो है, लेकिन इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो ये एक सेफ्टी नेट है, अगर कल को कोई बैंक मुश्किल में आ जाए तो ये रिजर्व काम आता है। सही। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है, ये आरबीआई का सबसे ताकतवर हथियार है। हथियार मतलब? अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो बस सीआरआर बढ़ा देगा। अच्छा, तो बैंकों को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा और उनके पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। और मनी सप्लाई पर लगाम लग जाएगी। वाह, मतलब आरबीआई एक छोटे से नियम से पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। हमारे नोट्स में दो और टर्म्स हैं, नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट और बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर। ये क्या बताते हैं? ये बस ये बताते हैं कि बैंकिंग सिस्टम से पैसा जा कहाँ रहा है। नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट मतलब सरकार ने आरबीआई और दूसरे बैंकों से कितना उधार लिया है। ओके। और बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर वो पैसा है जो बैंक हम जैसे लोगों को, कंपनियों को लोन के तौर पर देते हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था का इंजन कौन चला रहा है, सरकार या प्राइवेट बिजनेस? एकदम। कमाल है। ये 4-5 शब्द ही पूरी कहानी बता देते हैं। चलिए, ये नींव तो मजबूत हो गई। अब आते हैं उस M परिवार पर। M0, M1, M2, M3, M4। हमारे नोट्स में M0 को रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी जैसे कई नाम दिए हैं। इसे इतना हाई पावर्ड क्यों कहते हैं? इसमें सुपर पावर्ड है, क्योंकि यही वो पैसा है जिसे आरबीआई ने खुद बनाया है। ये असली पैसा है। असली पैसा? हाँ, तो ये बाकी सारे पैसे का आप कह सकती हैं डीएनए है, बीज है। इसका फॉर्मूला है M0 इक्वल्स टू करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद द आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। अच्छा। तो इसमें वो सारा पैसा आ गया जो या तो कैश के रूप में है या फिर बैंकों ने आरबीआई के पास रिजर्व में रखा है। इसे हाई पावर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी 100 रुपए के आधार पर बैंक आगे लोन दे देकर सिस्टम में 500 या 600 रुपए बना देते हैं। अच्छा, तो ये पैसे की दुनिया का बिग बैंग है एक तरह से? हाँ हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है, ये बिग बैंग ही है। ठीक है, तो M0 बुनियाद हो गई। इसके बाद आता है M1, जिसे नैरो मनी कहते हैं। ये M0 से कैसे अलग है? M1 उस पैसे को मापता है जो खर्च होने के लिए मतलब बिल्कुल तैयार है, सबसे ज्यादा लिक्विड। सबसे ज्यादा लिक्विड? हाँ, इसका फॉर्मूला है M1 इक्वल्स टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस
other deposits with the RBI. ओके, करेंसी विद द पब्लिक तो हम समझ गए। नई चीज है डिमांड डिपॉजिट्स। और सबसे जरूरी चीज भी यही है। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब वो पैसा जो हम मांगते ही बैंक से निकाल सकते हैं, जैसे हमारे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का पैसा, बिल्कुल। जैसे आप एटीएम से, यूपीआई से 1 सेकंड में खर्च कर सकती हैं। इसीलिए M1 को लेन देन का सबसे अच्छा मापदंड माना जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, RBI जब सेविंग्स अकाउंट के पैसे को देखता है तो उसे 2 हिस्सों में बांटता है, एक डिमांड लायबिलिटी वाला हिस्सा और दूसरा टाइम लायबिलिटी वाला हिस्सा। अच्छा, ये क्या है? डिमांड वाला हिस्सा वो है जो आप कभी भी निकाल सकती हैं, और टाइम वाला हिस्सा उस मिनिमम बैलेंस जैसा है जिसे आपको रखना ही पड़ता है। तो M1 में सिर्फ डिमांड वाला हिस्सा ही गिना जाता है। अरे वाह, ये तो काफी गहराई वाली बात है। आरबीआई हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा है। ठीक है, तो M1 हो गया खर्च करने वाला पैसा। तो फिर M3 क्या है, जिसे ब्रॉड मनी कहते हैं? M3 तक पहुंचने से पहले एक छोटा सा स्टेशन M2 का भी आता है। M2 बस M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स डिपॉजिट्स हैं। आज इसकी उतनी अहमियत नहीं है। ओके। असली बड़ा खिलाड़ी है M3, जिसे RBI एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स कहता है। इसका फॉर्मूला है M3 = M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट्स। अच्छा, तो M1 और M3 में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इसी का है, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, FDs। एकदम सही। और ये एक छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये सोच का फर्क है। M1 वो पैसा है जो आप आज पिज्जा खाने पर खर्च कर सकती हैं। M3 में वो पैसा भी शामिल है जो आपने बच्चे की पढ़ाई या घर बनाने जैसे लंबे समय के सपनों के लिए बचा कर रखा है। तो M1 लेन देन की कहानी कहता है और M3 बचत और निवेश की पूरी तस्वीर दिखाता है, इसीलिए नैरो और ब्रॉड मनी। बिल्कुल, और यही M3 वो आंकड़ा है जिस पर RBI की नजरें गड़ी रहती हैं। अगर M3 बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है जो महंगाई को भड़का सकता है। एग्जैक्टली। और रही बात M4 की, तो वो M3 में पोस्ट ऑफिस की कुल जमा जोड़कर बनता है। M2 की तरह आज इसकी भी ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो M0 वो हाई पावर्ड मनी है जो RBI बना रहा है और M3 वो ब्रॉड मनी है जो अर्थव्यवस्था में घूम रहा है। पर M3 M0 से कई गुना बड़ा कैसे हो जाता है? ये पैसा बीच में पैदा कहाँ से होता है? मुझे लगता है इसका जवाब हमारे नोट्स के उस मनी मल्टीप्लाई प्रोसेस वाले डायग्राम में है। ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये बैंकिंग का जादू ही है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए और मान लेते हैं कि CRR 10% है। ओके, तो इसका मतलब बैंक को मेरे 1000 रुपए में से 10% यानी 100 रुपए RBI के पास रखने होंगे, और बाकी के 900 रुपए वो किसी और को लोन पर दे सकता है। बिल्कुल। अब जिस व्यक्ति ने वो 900 रुपए का लोन लिया वो उसे खर्च करेगा। मान लीजिए उसने फोन खरीद लिया, अब दुकानदार उस 900 रुपए को अपने बैंक अकाउंट में जमा करेगा। अच्छा। अब उस दूसरे बैंक के पास 900 रुपए आ गए, वो भी इसका 10% यानी 90 रुपए रिजर्व में रखेगा और बाकी 810 रुपए का लोन दे देगा। और फिर ये 810 रुपए भी कहीं खर्च होंगे और फिर से किसी बैंक में जमा हो जाएंगे और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अरे वाह, मतलब मेरे 1000 रुपए से ही बाजार में 900 + 810 और भी पैसा बनता जा रहा है। हाँ, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह आपके 1000 रुपए के M0 से अर्थव्यवस्था में लगभग 10,000 रुपए की M3 बन सकती है। 10 गुना। हाँ, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है M = 1 / रिजर्व रेशियो। इस केस में 1 10% यानी 10 गुना। यही दिखाता है कि बैंक सिर्फ पैसा रखते नहीं, पैसा बनाते भी हैं। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये हमेशा इतनी परफेक्ट तरीके से काम करता है? अगर बैंक लोन देना ही ना चाहे तो? बहुत अच्छा सवाल है। ये इसकी एक सीमा है। थ्योरी में तो 10 गुना है, पर असलियत में शायद 4 या 5 गुना ही हो, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कितना कैश अपने पास रखते हैं और बैंक कितना लोन देने को तैयार हैं। समझ गई। अब एक और चीज, हमारे पास ये सारे M हैं, M1, M2, M3, M4। अगर मुझे आज अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो कौन सा पैसा सबसे आसानी से उपलब्ध है? मतलब लिक्विडिटी का क्रम क्या है? ये लिक्विडिटी का एक बहुत ही साफ पिरामिड है। सबसे ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विड है M1। कैश और डिमांड डिपॉजिट्स एक पल में इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल। M1 के बाद M2 जिसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स हैं, फिर आता है M3 जिसमें आपकी FDs जुड़ी हैं। FD तुड़वाने में थोड़ा समय और पेनल्टी लग सकती है। तो वो M1 से कम लिक्विड है? हाँ, और सबसे नीचे है M4।
तो क्रम है M1, M2, M3, M4। ये क्रम समझना बहुत जरूरी है। अब एक आखिरी सवाल, क्या ये M1, M3 की परिभाषाएं पत्थर की लकीर हैं या समय के साथ इनमें भी बदलाव आया है? बिल्कुल बदलती हैं। आरबीआई को समय समय पर अपने इन चश्मों का नंबर बदलना पड़ता है। जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो 1998 में आया। डॉक्टर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता वाली कमेटी है ना? हाँ, वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर वाईवी रेड्डी थे। उनकी सिफारिशों पर न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स यानी M1, M2, M3 और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स L1, L2 और L3 लाए गए। ये नए वाले पुराने से कैसे अलग है? थोड़ा ज्यादा बारीक हैं। जैसे पुराने M3 में 1 महीने की FD और 10 साल की FD दोनों एक ही थे। हाँ, ये तो सही नहीं है। तो NM2 में M1 के साथ सिर्फ 1 साल तक की शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स को जोड़ा गया। फिर NM3 में लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स को शामिल किया गया। अच्छा, तो ये ज्यादा लॉजिकल है। हाँ, इसी तरह L1, L2 और L3 अर्थव्यवस्था में कुल लिक्विडिटी को और भी बड़े पैमाने पर मापते हैं, जिसमें NBFCs के पब्लिक डिपॉजिट्स तक शामिल होते हैं। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने मॉनेटरी एग्रीगेट्स की दुनिया का एक चक्कर लगा लिया है। हमने M0 यानी हाई पावर्ड मनी से शुरुआत की, जो पैसे की दुनिया का बिग बैंग है। हाँ, फिर हमने M1 नैरो मनी और M3 ब्रॉड मनी के बीच का अहम फर्क समझा, जो कि टाइम डिपॉजिट्स का है। हमने मनी मल्टीप्लायर का जादू भी देखा कि कैसे हमारा जमा किया पैसा सिस्टम में कई गुना बन जाता है। और आखिर में लिक्विडिटी का पिरामिड और वाईवी रेड्डी कमेटी के बाद आए नए एग्रीगेट्स को भी समझा। बिल्कुल, हमने ये तो समझ लिया कि पैसों को मापा कैसे जाता है, पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। बताइए। आज हम UPI, ई-वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसीज के युग में जी रहे हैं। पैसा अब नोट या सिक्कों से ज्यादा हमारे फोन में एक डिजिटल एंट्री बन गया है। सही बात है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में पैसे की परिभाषा क्या होगी? क्या ये M1, M3 जैसे पारंपरिक पैमाने इस नई डिजिटल अर्थव्यवस्था को मापने के लिए काफी होंगे? या फिर आने वाले समय में सेंट्रल बैंकों को पैसे का हिसाब रखने का अपना ये पूरा तरीका ही बदलना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में अर्थशास्त्र की दिशा तय करेगा।